गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से काव्यखंड पतंग कविता का दूसरा भाग वीडियो लेकर के आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से मौसम बदल रहा है। भादों के बाद शरद ऋतु अर्थात क्वार आता है तो ऐसा लगता है मानो जब सूर्य क्वार के मौसम में निकलता है तो वह सूर्य ऐसा प्रतीत होता है, बिंबों का प्रयोग किया गया, मानो खरगोश की आंखों जैसा लाल हो। और उस शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि वह शरद ऋतु साइकिल पर बैठकर तेज घंटियां बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है और बच्चों को इशारों से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की चीज़ दुनिया क्या होती है? मन होता है, जो कि कहीं भी जा सकता है, उड़ सकता है, पहुंच सकता है। और बांस की सबसे पतली कमानी यानी बच्चों का जो लचीला शरीर है वह उड़ सके। जब पतंग उड़ने लगता है तो बच्चे सीटियाँ किलकारियाँ मारने लगते हैं। यहाँ तक हुआ था। आगे कि जन्म से वे ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर कवि करेंगे जन्म से वे, जब बच्चों का कोमल शरीर होता है वे ऐसे लगते हैं मानो कि वे कपास की नरम, कपास का रुई जो होता है, कॉटन, काफ़ी मुलायम माना जाता है। ऐसे लगते मानो वे कपास की नरमी, लचीलापन आदि लेकर ही पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित है और वो घूम रही है। उनके पैरों से छतों भी नरम हो जाती हैं। धरती लालायित है, वह उनके पैरों के पास आना चाहती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, बेसुध होकर यानी मस्त होकर, कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता है, छतों को भी नरम बनाते हुए, ये भी नहीं देखते कि गिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, कांटा है, कीचड़ है, क्या है, कुछ ऐसा नहीं। मानो कि वो छतें जो कठोर छत थी वो भी मुलायम हो गई हों, उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसे मीठा स्वर उत्पन्न होता है। जब बच्चे छत पर दौड़ते हैं धप धप करता है तो वह धप धप का कभी जो कल्पना करता है मानो कि मृदंग बज रहा है। मृदंग एक बड़ा बाजा होता है जिससे देखते हैं आप, तबला देखे होंगे, मंदिर में देखिए बड़ा सा मृदंग रखा है, धाम धाम बजता है वो। तो मानो मृदंग बज रहा हो, मृदंग का मीठा स्वर उत्पन्न हो रहा है। और वे जब पतंग उड़ाते हुए, पेंक भरते हुए इधर से उधर झूले की पेंक की तरह आगे पीछे आते जाते हैं तो उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। इधर आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऐसा लचीलापन होता है मानो कि बांस की कमानी हो। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, एकदम खतरनाक छत के किनारे पर आकर गिरने लायक हो जाते हैं। अभी उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। कोई पकड़ने नहीं आता है कि नहीं पकड़ दे, बस शरीर का रोमांच, हम गिरे, अच्छा
वो नहीं गिर पाते हैं। वे इतना रोमांचित हैं, वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। जब बच्चे खेलने में मस्त हो जाते हैं ना, तो फिर वो कुछ नहीं देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाई ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया, वो भी हवा में उड़ रहे हैं पतंग के डोर के सहारे, और उसी के सहारे वो घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। लचीले बेग से अक्सर वो छतों के खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं, तो उस समय गिरने से उन्हें कोई नहीं बचाता। सिर्फ उनके अंदर जो रोमांच होता है, जो खेल का रोमांच होता है, वही उन्हें संभाले रखता है। यहाँ पर कवि ने बाल चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है। खड़ी बोली का सरल सहज शब्दों में अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। आगे है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। भी कहता कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनका मन आकाश में उड़ रहा है, आकाश को छू लेने का मन चाहता है। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। रोआ खड़ा हो जाता है, रोआ भी भरभरा रहा है, मानो कि संगीत का तार झनकार कर रहा हो। तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। बच्चों का शरीर कोमल होता है, अगर वो सर के बल न गिरे तो छत पर से गिरने से भी वो बच जाते हैं, गिरने पर भी बच जाते हैं, मरते नहीं हैं। और जब बच जाते हैं तब तो वो इतने निर्भीक हो जाते हैं कि कहिए, उनके मन का सारा भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है, उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। धरती के साथ बदलने के लिए कहती है। यहाँ बच्चे खतरों का सामना करके भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति की गई है कि जब तक हम खतरों से लड़ेंगे नहीं। कोई बच्चा मान लीजिए कि आप गर्म चीज़ कोई रखे हैं, उसे छूने जा रहा है, छोटा बच्चा, बार बार मना करेंगे वो बार बार छूने जाएगा, लेकिन एक बार उसको बस छू लेगा तो दोबारा फिर नहीं जाएगा उस पर, क्योंकि वो समझ गया है कि खतरा है। उसके बाद वो समझदार हो जाता है। अगर छुएगा तो ये जानते हुए छुएगा कि वो जलेगा, यानी वो निर्भीक हो जाएगा, निडर हो जाएगा, तब छुएगा। और नहीं तो एक बार जल जाएगा तो फिर दोबारा छूने नहीं। और जब तक आप उसको मना करते रहेंगे, जब तक मना करते रहेंगे, तब तक वो बार बार छूने जाएगा। इसलिए अरस्तु ने कहा कि बच्चों को छोड़ दीजिए खुला, उन्हें अपने उसमें खेलने दीजिए, बस आप दूर से उन पर निगरानी करते रहिए कि कहीं बहुत खतरा ना हो जाए, इस बात का निगरानी करना है। अरस्तु ने ऐसा बोला। इस बड़े बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने शिक्षा पद्धति में किया कि बच्चे जो छोटे हैं उनको पढ़ने दीजिए, खुले वातावरण में जैसा वो करना चाहते हैं करने दीजिए, बस उनको आप ध्यान दीजिए, दूर से वाच करिए, दूर से वाच करिए कि कहीं वो खतरे में न पड़ जाए। भाई कुछ चोट लग जाए तो कौन संभालेगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन देखेगा। तो आप दूर से बस देखते रहिए, एक्सीडेंट हो रहा है होने दीजिए, एक्सीडेंट होने के बाद ही आप उसका केयर करें, तो वो बच्चा और ज़्यादा मजबूत और निडर बन करके आपके सामने आएगा। क्लियर है? आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ।
और इसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे PDF में, आप आंसर लिख लेंगे। और आज का होमवर्क है कि आप इस चैप्टर का संदर्भ से व्याख्या और काव्य सौंदर्य करके आएंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।